हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सुभाष चंद्र बोस, एक देशभक्त तीर्थयात्री। उनको मैंने देशभक्त तीर्थयात्री इसलिए कहा है कि जब एक निस्वार्थ देशभक्त अपने देश के लिए विभिन्न देशों की यात्राएं करता है तो वो स्थान स्मरणीय हो जाते हैं, तीर्थ हो जाते हैं। ये लेख आपके लिए निबंध के रूप में, भाषण के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही साथ इसमें मैंने स्लोगन्स भी दिए हैं और अंत में सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक कविता भी लिखी है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। लेख हालांकि लंबा है, लेकिन मेरा प्रयास रहा है कि कोई भी तथ्य छूटने ना पाए। वैसे भी सुभाष चंद्र बोस जी का व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए कार्य इतने महान और विशाल हैं कि उनको थोड़े से शब्दों में बांध पाना एक मुश्किल काम था। फिर भी मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि ये लेख हर तरह से आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। बस मेरा आप सबसे इतना निवेदन अवश्य है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, एक देशभक्त तीर्थयात्री। तो प्रारंभ मैंने स्लोगन से किया है। कोई भी चीज़ जब स्लोगन से प्रारंभ की जाती है तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। जय हिंद का नारा देकर हिंद का मान बढ़ाया था, दिल्ली चलो ये कहकर सोया भारत जगाया था, देश हित उत्सर्ग किया पद प्रतिष्ठा जीवन परिवार, उस सुभाष को करता है हृदय मेरा नमन बारंबार। तो बच्चों, अगर आप इसे निबंध के रूप में लिखना चाहेंगे तो इस स्लोगन के बाद आप यहाँ पर प्रस्तावना लिख लें और उसके बाद फिर लिखना प्रारंभ करेंगे। सदियों की गुलामी के बाद जब भारतीयता गुलामी की जंजीरों से मुक्ति पाने के लिए तड़फ रही थी, उसी समय 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक जिले में सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लेकर भविष्य में भारत की आज़ादी के सुनहरे पन्नों को कृतार्थ कर दिया। पिता जानकीनाथ बोस, माता प्रभावती देवी की 9वीं संतान के रूप में जन्म लेकर भारत के वीर सपूतों की परंपरा को लंबा कर दिया। 8 भाइयों 6 बहनों के बीच में सुभाष चंद्र बोस बचपन में आत्म केंद्रित थे। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद जी के विचारों से और साहित्य से बहुत प्रभावित थे। इतना आप बच्चों प्रस्तावना में लिखेंगे। उसके बाद अगर आप निबंध शैली में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप शिक्षा दीक्षा ये हेडिंग डाल सकते हैं। पिता पेशे से वकील थे, माता का दत्त परिवार एक सम्मानित परिवार था। उच्च मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस समाज की गरीबी से अनजान नहीं थे। समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार बालक सुभाष की सूक्ष्म दृष्टि से छुप न सका। पढ़ाई में सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेशाब कॉलेजिएट स्कूल से हुई। उसके बाद कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। 10वीं की परीक्षा और स्नातक की परीक्षा में प्रथम आए थे। स्नातक के बाद उनके माता पिता ने उन्हें इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया था। बाद में सिविल सर्विस की परीक्षा में वह चौथे स्थान पर आए थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के विचारों से प्रेरित होकर एवं बेड़ियों में जकड़ी माँ भारती की सेवा करने के लिए इस विद्रोही वीर सपूत ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़ने के लिए इस प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी को लात मार दी। अब इनका राजनीतिक कैरियर कैसे प्रारंभ हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं राजनीतिक कैरियर। यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं अगर आप निबंध के रूप में इसे प्रयोग कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस बाबू चित्तरंजन दास जी से बहुत प्रभावित थे। भारत आने के बाद वे जब महात्मा गांधी जी से और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी से मिले
तो उनके कहने पर वे कोलकाता में जाकर बाबू चित्तरंजन के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में सहयोग करने लगे, जो समय बंगाल के राजनीतिक नेता, शिक्षक और बांग्ला कथा नाम के बंगाल साप्ताहिक में पत्रकार थे। तो चित्तरंजन दास जी कोलकाता में असहयोग आंदोलन चला रहे थे। वहाँ जाकर सुभाष चंद्र बोस जी ने उनके साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। दास बाबू के साथ काम करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता महापालिका के अपने कार्यकाल में उसका पूरा ढांचा ही बदल दिया और कोलकाता के सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर भारतीय नाम रख दिए, क्योंकि वो जितने भी नाम थे अंग्रेजों के द्वारा रखे गए थे और वो गुलामी के प्रतीक थे। अपने कार्य करने के अनूठे ढंग से और विद्रोही तेवरों के कारण सुभाष चंद्र बोस शीघ्र ही युवाओं के प्रिय नेता बन गए। अंग्रेजी शासन का विरोध करने के कारण सुभाष चंद्र बोस को अनेक बार जेल में जाना पड़ा। बार बार जेल में जाने से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और अंत में उन्हें अपना इलाज करवाने के लिए यूरोप जाना पड़ा। अंग्रेज भी यही चाहते थे कि वे भारत छोड़कर यूरोप चले जाएं, क्योंकि अंग्रेज सरकार उनके विद्रोही तेवरों से बहुत अधिक भयभीत थी। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बिल्कुल विपरीत थे। गांधी जी अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस गोली के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त करने के पक्षधर थे। इसलिए तबीयत बिगड़ने पर जब वह यूरोप गए तो अंग्रेजों ने बड़ी राहत की सांस ली। यहाँ से बच्चों आप यूरोप प्रवास हेडिंग डाल सकते हैं। 1933 से लेकर 1936 तक के अपने 30 साल के यूरोपीय प्रवास के दौरान सुभाष चंद्र बोस खाली नहीं बैठे। एक देशभक्त तीर्थयात्री की तरह वह विभिन्न देशों के विभिन्न बड़े बड़े नेताओं से मिलते रहे और भारत की आज़ादी के लिए सबको एकजुट करते रहे। कहने का मतलब है कि जब वो यूरोप गए तो वहाँ अपना इलाज तो कर ही रहे थे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने देश सेवा के कार्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने इटली के नेता मुसोलिनी से मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्हें सहायता करने के लिए तैयार कर लिया। आयरलैंड के एक बड़े नेता से उनकी दोस्ती हो गई। इसी दौरान वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल से भी मिले और ऑस्ट्रिया में अपना इलाज करवाते हुए उन्होंने एमिली शेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से प्रेम विवाह कर लिया। इन्हीं से इन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम अनीता बोस था। 1934 में अपने पिता की मृत्यु का समाचार पाकर वे भारत लौट आए थे, लेकिन बाद में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फिर से यूरोप वापस भेज दिया था और 1936 में वे भारत लौटे। ये तो था उनका यूरोप प्रवास। लेकिन भारत में आकर उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो हम आगे पढ़ते हैं। उनका गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद भी था बच्चों। तो सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ तो गए थे, किंतु सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। गांधी जी भी सुभाष चंद्र के कार्य करने के ढंग से संतुष्ट नहीं थे। वास्तव में सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल के प्रिय थे, जबकि महात्मा गांधी जी उदार दल का नेतृत्व करते थे। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि देश की आज़ादी अहिंसा से नहीं बल्कि हिंसा से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए उन्होंने यह विश्व प्रसिद्ध नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वास्तव में बच्चों सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि कभी कोई भी लड़ाई शांति से नहीं लड़ी जा सकती। हिंसा का जवाब हिंसा से, गोली का जवाब गोली से ही दिया जाना चाहिए। टिट फॉर टैट वाला नियम के पक्षधर थे सुभाष चंद्र बोस जी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया।
1939 में जब वे दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने बाद में अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और गांधी जी के विरोध के चलते उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से स्थापित की। वैचारिक मतभेद के बावजूद सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि गांधी जी का और उनका लक्ष्य एक ही है, भारत को आज़ाद कराना। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में नेताजी ने ही संबोधित किया था। तो भले ही सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी जी से वैचारिक आधार पर संतुष्ट नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी जी का वो बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, इसीलिए उन्होंने उनको राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। 1939 में जब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया तो इसे एक सुनहरा अवसर जानकर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी के दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और कलकत्ता में स्थित हालबेट स्तंभ, जो कि गुलामी का प्रतीक था, उसे मिट्टी में मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को कड़ी निगरानी में नजरबंद कर दिया। न केवल सुभाष चंद्र बोस बल्कि फॉरवर्ड ब्लॉक के जितने भी सदस्य थे, अंग्रेज सरकार ने उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, बच्चों मैं बताऊं, जेल में रहना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये जो विश्व युद्ध हो रहा है उसमें उनका भी और उनके देश का भी सक्रिय सहयोग हो, तो वो उस जेल से बचने के लिए योजना बनाने लगे। और एक दिन सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी शासकों की आंखों में धूल झोंकते हुए 1941 में मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में नजरबंदी से भाग निकले और काबुल पहुंच गए। इस भारतीय यात्री की यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई। अलग अलग देशों से होते हुए अंत में जर्मनी पहुंचे और वहां के नेताओं की सहायता से उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो और भारतीय स्वतंत्रता संगठन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के सर्वोच्च नेता अडोल्फ हिटलर से भी मिले थे, किंतु वहां से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। अलग अलग जगह से होते हुए अंत में वो सिंगापुर में रास बिहारी बोस, जो कि भारतीय स्वतंत्रता परिषद के क्रांतिकारी नेता थे, उनसे मिले और रास बिहारी बोस के आग्रह पर उन्होंने इस परिषद का नेतृत्व किया। इसी बीच वो जापान के प्रधानमंत्री से भी मिले और उनसे सहायता का आश्वासन लिया। तो आप देखो कि सुभाष चंद्र बोस एक पल के लिए भी कहीं रुके नहीं, निरंतर देश को आज़ाद कराने के लिए वो प्रयासरत रहे। और यहीं सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की और 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने उन्होंने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जापान, जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड जैसे 9 देशों ने मान्यता दे दी। इस सरकार के वे स्वयं ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व युद्ध मंत्री बने। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया था। आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई थी। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अपने ओजस्वी भाषणों से भारतीय लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए व आर्थिक मदद देने के लिए प्रेरित किया। उनके आह्वान पर वहां की स्त्रियों ने अपने मंगलसूत्र तक उतारकर सुभाष चंद्र बोस के हाथों में रख दिए थे। तो आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस कितने प्रखर वक्ता थे कि जब वो बोलते थे तो लोगों के हृदय में देशभक्ति का जज्बा
जाग उठता था और उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए और सुभाष ने उन द्वीपों में जाकर उनका नया नामकरण किया और उन्होंने उन द्वीपों का नाम शहीद द्वीप व स्वराज द्वीप रखा। आज़ाद हिंद फौज ने 1944 में अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से लेकर 22 जून 1944 तक लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया और 18 अगस्त 1945 को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे तो बीच सफ़र से वो लापता हो गए और उसके बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। नेताजी को षड्यंत्र के तहत मारा गया या वे हवाई दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए अथवा वे लापता हो गए, ये सारे रहस्य आज तक भी अनसुलझे ही हैं। वस्तुतः सुभाष चंद्र बोस का अद्भुत व्यक्तित्व व उनके कार्य करने के कौशल को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। बच्चों, यहाँ पे आप उपसंहार लिख सकते हैं अगर आप ऐसे के रूप में इसे लिख रहे हैं। यहाँ पर उपसंहार, और उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं जहाँ वो यूरोप प्रवास से लौटने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष, ये वाला आप हेडिंग देंगे। यहाँ पर ये जो पैरा है, यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ये सब लिख देंगे। उसके बाद पुनः यूरोप प्रवास का हेडिंग डाल देना अगर आप ऐसे के रूप में लिख रहे हो, और अंत में आप जो है बच्चों उपसंहार लिख देना। यहाँ से आप उपसंहार लिख देंगे। यहाँ से वस्तुतः सुभाष चंद्र बोस का अद्भुत व्यक्तित्व व उनके कार्य करने के कौशल को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। सुभाष चंद्र बोस अद्भुत संगठनकर्ता थे। 35,000 युद्धबंदियों को सेना के रूप में संगठित करने में उनकी अद्भुत संगठन शक्ति का ही दर्शन होता है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने बच्चों अपनी एक किताब लिखी थी, वो अधूरी रह गई, वो थी एन इंडियन पिलग्रिम, यानी कि एक भारतीय यात्री, और एक दूसरी किताब लिखी थी भारतीय संघर्ष, यानी कि इंडियन स्ट्रगल। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही प्रखर वक्ता थे। उनके एक आह्वान पर लोग अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर हो जाते थे। जीवन के प्रति उनका नज़रिया बड़ा व्यवहारिक था। वो जानते थे कि छठे साठम समाजचरित्र की नीति पर चलकर ही अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। ये छठे साठम समाजचरित्र का मतलब है कि टिट फॉर टैट, अर्थात जैसे को तैसा, कि जैसा व्यवहार अंग्रेज हमारे साथ कर रहे हैं, हमें भी उसी प्रकार छल बल से अंग्रेजों के साथ व्यवहार करना चाहिए, तभी हमें आज़ादी मिलेगी, ऐसा उनका मानना था। चाहे कोलकाता महापालिका में, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अथवा यूरोप प्रवास में, उनकी कार्य करने की अद्भुत शक्ति ने सबको अचंभित कर दिया था। आप बच्चों ये जानो कि सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व इतना तेजस्वी था कि उनके बहुत सारे शत्रु भी बन गए थे। उनके व्यक्तित्व से बहुत सारे लोग डरने लग गए थे। उन्हें अपनी जड़ें हिलती हुई दिखाई देने लगी थी। इसलिए न केवल भारत में उनके बहुत सारे विरोधी हो गए,
बल्कि दूसरे देशों में भी बहुत सारे उनके विरोधी हो गए थे। अपने स्वार्थ को छोड़कर वे देश हित को सर्वोपरि मानते थे। सिविल सर्विस की सुविधापूर्ण जीवन को छोड़कर उन्होंने देश सेवा के कांटों वाले रास्ते को चुना। ऐसे वीर सपूत को हमारा शत शत नमन है। और अंत में बच्चों, एक कविता के माध्यम से मैं इस लेख को विराम देना चाहूँगी। कविता है, आज़ादी के महायज्ञ में रक्त की आहुति दे देकर मुक्ति देवी का आह्वान करता तेज मंत्र नारे दे देकर, विद्रोही तीर्थयात्री सा घूमता देश विदेश डगर डगर, जन जन में अलख जगाता मुक्ति का नारा देकर, सोए सिंहों को जगाता दिल्ली चलो का नारा देकर, अभिमानी निर्दयी सत्ता को नत किया हुंकार भरकर, तन मन धन सब वार दिया हिंद का सेवक बनकर, उस महायोगी को शत शत नमन। नेत्रों में अश्रु भरकर, उस महायोगी को शत शत नमन, नेत्रों में अश्रु भरकर। बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।